हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं करूँगा रिव्यू अपनी RS AK विच ब्लेड को। तो इसको परचेज़ किए हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1 साल 10 दिन कुछ। और मैंने इसको मोर देन 5000 किलोमीटर चला लिया है। आई नो 5000 किलोमीटर्स बहुत कम चला पाया हूँ मैं इसे, लेकिन उसके भी काफ़ी रीज़न्स हैं, जैसे कि इसको लेने के 2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था एंड ऑल, बहुत कुछ है। खैर उसके बारे में बात नहीं करते। तो मुझे 1 साल हो गया है इसको लिए हुए और मैंने इसको मोर देन 5000 किलोमीटर क्लॉक कर लिया है। तो अभी करते सबसे पहले बात रीज़न फॉर परचेजिंग RS 200। तो गाइस देखो, RS 200 लेने का तो मेरे दिमाग में कहीं कुछ था ही नहीं शुरू से ही। मुझे लेनी थी ड्यूक 250। तो उसके बाद फिर कोविड सिचुएशन अराइज़ हुई और लॉकडाउन लग गया उसके बाद। तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल ही रहा था और उसके बाद मेरा बजट थोड़ा चेंज हो गया, कम हो गया। और फिर साथ में मुझे GoPro भी लेना था, एसेसरीज़ भी लेनी थी काफ़ी। तो उस वजह से मेरा बजट हो गया 2 लाख। तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मेरा एज सच कोई प्लान नहीं था स्पोर्ट्स बाइक लेने का। बट उसके बाद फिर यही बजट मेरा थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सी बाइक लूँ। तो फिर ऐसे ही लेने से 6-7 महीने पहले तक ऐसा ही कुछ चलता रहा। फिर लेने से 1-2 महीने पहले अचानक से पता नहीं कैसे RS 200 पे मेरा ध्यान लग गया। ठीक है, मैं इसके बारे में देखता रहा, सोचता रहा। बट ऐसे फिर मैंने इसकी फ़ोटोज़ देखी। तो जब मैंने फ़ोटोज़ देखी ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, इसके जो वाइट एलॉयज़ और वाइट चेसी थी वो बहुत मतलब सीरियसली मैं बताता हूँ, ये ना ऐसा लगता था एक ये बल्कि है। वाइट एलॉयज़ में ऐसा लगता था कि ये साइकिल है। फ़ोटोज़ में तो ऐसे लगता था कि कोई साइकिल है ये भी और NS 200 भी। फिर इसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार देख के आ जाते हैं शोरूम में। तो मैं एक दिन चले गया शोरूम में इसको देखने। और बताता हूँ मैं V3 मैंने क्यों नहीं ली। तो देखो, V3 एक अच्छी बाइक है, कोई हेट नहीं उसके लिए। मैं खुद V3 फ़ैन बॉय तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुद डिसेंट बाइक लगती है V3। और अभी की सिचुएशंस को देख के तो V3 इज़ डोप और बेस्ट चॉइस हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो V3 लेने का मेन रीज़न यही था कि मुझे इनिशियल पिकअप उसका कुछ खास लगा नहीं। तो जिस दिन मैं इसकी टेस्ट राइड लेने गया तो मैंने उस दिन शोरूम में इसको देखा सबसे पहले। अभी तो खैर इसके चेसी भी ब्लैक है, एलॉयज़ भी ब्लैक है, लेकिन मैंने इसको शोरूम में देखा वाइट चेसी वाइट एलॉयज़ में। तो जब मैंने देखा ना, तो फिर मुझे समझ आया कि ये इतनी गंदी बाइक भी नहीं है जितना ही फ़ोटोज़ में दिखती है वाइट एलॉयज़ में। तो मैंने सबसे पहले इसको देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद मैं गया V3 की टेस्ट राइड लेने के लिए। तो पहले मैंने जब इसको चलाया अच्छा लगा, ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस था। V3 को ले गया तो V3 इनिशियल में काफ़ी लैग कर रही थी, और अगर उसको मतलब चलाओ भी तो हाई RPM पे रखो तब उसका VVA एक्टिवेट होता है, और वो मुझे चाहिए नहीं था। और ऊपर से V3 का स्टॉक साउंड भी मतलब था नहीं, और इसका था शुरू में एक ग्रंट है। V3 का स्टॉक साउंड इतना अच्छा नहीं है। आप अगर उसको 6000-7000 RPM पे ही चलाओगे तब उसका स्टॉक साउंड किक इन करता है। खैर मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में V3 या इसको, क्योंकि दोनों बाइक्स का, हर बाइक का अपना ही कैरेक्टर होता है और इन दोनों बाइक का भी अपना अपना अलग कैरेक्टर है। नो हेट किसी के लिए भी। तो फिर ऐसे ही मैंने इसको उस दिन ही शाम को बुक कर लिया और टोकन अमाउंट दे दिया। तो ये तो हुआ मेरा रीज़न फॉर परचेजिंग RS 200। ठीक है, सो अब कुछ बात करते हैं इसकी नेक्स्ट माइलेज की। तो माइलेज जैसे मैं चलाता हूँ, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो ये तो प्रॉपर रेड लाइन ही है। पहली सर्विस के बाद ये पूरी रेड लाइन करते ही चलाता हूँ मैं इसको। तो मुझे माइलेज देती है अराउंड 28 हाँ 28 देती है। और अगर मैं इसको तमीज़ से चलाऊँ, डिसेंट एग्रेसिव ना चलाऊँ, तो ये मुझे 35 का भी माइलेज इसने दिया है। मुझे 35 का एवरेज भी इसने मुझे दिया है। तो माइलेज भी कवर हो गया। ठीक है, सो माइलेज से मुझे कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। सबका अपना इशू होता है। तो ठीक है, अगर मुझे माइलेज ही चाहिए होता तो मैं R15 V3 ले लेता। ठीक है, खैर वो बात छोड़ो। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, पार्ट्स एंड एसेसरीज़। इंडिया में बजाज के पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और एसेसरीज़ भी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड। तो इसकी टॉप स्पीड, मैं आज तक इसको टॉप स्पीड कभी लेके गया ही नहीं हूँ। और जिस एरिया पे मैं रहता हूँ ना ही यहाँ पे एक्सप्रेसवे, तो ऐसी कोई रोड है ही नहीं। मैं हिली एरिया में रहता हूँ और यहाँ पे एक हाईवे है जहाँ पे टॉप स्पीड में अगर चेक भी करूँ तो मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक इतना रहता है उस हाईवे पे, मैं टॉप स्पीड कर ही नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मैंने इस पर 145 अचीव किया है। और जो कि मैं बोल रहा हूँ कि बाइक की कैपेबिलिटी मैक्सिमम उतनी नहीं थी, क्योंकि जब 145 में क्लॉक कर रहा था उस टाइम तो उससे ज़्यादा भी जा सकती थी, लेकिन उस टाइम ट्रैफिक इतना था तो मैं लेके ही नहीं जा पाया इसको 145 से ज़्यादा। तो मैंने पर्सनली 145 क्लॉक किया इस पर, और लेकिन ये इससे ज़्यादा जा सकती है, इतना मुझे पता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, तो वो है इसकी ब्रेकिंग। तो अगर इसकी ब्रेकिंग चेक करें
तो इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, आपको फ्रंट में भी मिल जाएगा ABS और रियर में भी ABS मिल जाएगा। तो डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। तो ब्रेकिंग में मैं दूंगा इसको 10 में से 9, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ प्रो एंड कॉन्स। तो देखो, मैं लुक्स को लेके कुछ बुराई या अच्छा ही नहीं करूँगा इसकी, क्योंकि लुक्स होते हैं सब्जेक्टिव। अब कुछ चीज़ जो मुझे बुरी लगती है वो आप लोगों को पसंद आती होगी, या फिर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती होगी वो आपको अच्छी नहीं लगती होगी। फॉर एग्जांपल आप इसकी लाइट देख लो, कुछ लोगों को ये लाइट बहुत पसंद आती है और पर्सनली मुझे बोलो तो मुझे लाइट बहुत गंदी लगती है, मुझे नफ़रत है इसकी टेल लाइट से, ठीक है। तो लुक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, तो चलते हैं पहले प्रोज़ के बारे में। तो नंबर 1 प्रो है इसका राइडिंग पोजीशन। तो जो इसका राइडिंग पोजीशन है वो बहुत ही अच्छा है। आई मीन लाइक, ना ही इतना लीनियंट है ना ही इतना एग्रेसिव है, आप इसमें आराम से टूर कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैं गया था केदारकंठा, तो वो अराउंड 230 किलोमीटर है। तो जाते हुए तो हम लोग रुके काफ़ी, वो भी इसलिए नहीं कि थक गए थे, बट अपने अलग अलग इशू थे। जाते हुए हम लोग काफ़ी रुक के गए, लेकिन जब हम आए तो हम एक बार भी नहीं रुके 230 किलोमीटर्स, और मुझे कुछ फ़र्क भी महसूस नहीं हुआ। तो राइडिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है इसकी, ये इसका एक प्रो है। तो अब बात करते हैं प्रो नंबर 2 की, तो वो है इसकी साउंड। मैं आपको सुना देता हूँ स्टॉक साउंड। तो ये कुछ इसकी स्टॉक साउंड है। तो ऐसी कुछ इसकी स्टॉक साउंड है। तो मुझे ये साउंड पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं मतलब इतनी अच्छी लगती है कि मैंने अभी तक इसमें कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी नहीं लगाया है। तो इसका एक प्रो है कि इसकी साउंड है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट प्रो है कि इसके जो हेडलैम्प्स है ये बहुत पावरफुल है। तो इसका थ्रो जो रात में होता है, अभी तो सुबह हो रही है तो कुछ आपको एज सच दिखेगा नहीं ढंग से, लेकिन पर्सनली मैं बता रहा हूँ रात को बहुत अच्छा थ्रो है इसका। आपको कोई भी आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो ये हेलोजन लैम्प्स है ये बहुत अच्छा थ्रो है इनका। और एक अच्छी बात ये है कि आप इनको नीचे से एडजस्ट भी करा सकते हो, ये एडजस्टेबल है। तो प्रोज तो कुछ ये हो गए मेरे हिसाब से। और अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की, कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो नंबर 1 डिसएडवांटेज इसमें है, जो कि सब लोग भी बताएंगे आपको, वो है वाइब्रेशन इशू। तो भाई इसमें इसकी फ़िट एंड फिनिशिंग बहुत अजीब है। आई मीन क्या बोलूँ मैं आपको, तो ये वाइब्रेट करती है BS4 के कंपैरिजन में काफ़ी कम करती है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का वाइब्रेशन इसमें है। और सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करती है ये इधर से, ठीक है। इसका जो वाइज़र है वहाँ से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन इश्यूज़ होते हैं। और आई मीन वाइब्रेशन इश्यूज़ मतलब ये ना क्रैकलिंग नॉइज़ करता है, और वो ना बहुत इरिटेट करता है मुझे पर्सनली बहुत इरिटेट करता है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, ठीक है। सो इसका वाइब्रेशन आप बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हो। सो वाइज़र का जो ये क्रैकलिंग नॉइज़ है और जो वाइज़र से आपको वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, तो उसके लिए आप ये वाइज़र ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये के आते हैं ये, और हर जगह लगा सकते हो। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आप चले जाओ और उनसे बोलो कि वाशर दे दो, छोटे साइज़ के वाशर, और इससे यहाँ के कम हो जाएंगे। और अगर आपको ओवरऑल और वाइब्रेशंस कम करनी है तो आप सिंथेटिक ऑयल यूज़ करो। मैं यूज़ करता हूँ इसमें मॉड्यूल 20W50, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है बाइक, बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो गई है, और गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ हो गई है इसकी। और ये वाइब्रेशंस बहुत कम करती है, आपको महसूस भी नहीं होगा इतना वाइब्रेशन। अगर कोई स्टॉक इंजन ऑयल यूज़ करता है बजाज का मिनरल ऑयल, उससे तो बहुत ज़्यादा, उससे अराउंड 50 to 60% वाइब्रेशंस रिड्यूस हो चुकी हैं इस ऑयल से। इसका नेक्स्ट इसका कौन है? लो ग्राउंड क्लियरेंस। तो गाइज़ मेरी बात समझना, ठीक है। अगर आप इसको भी ऐसे चला रहे हो तो कोई आपको इशू नहीं आएगा, लेकिन पिलियन के साथ ये बहुत ज़्यादा लगती है नीचे से, और काफ़ी मुझे पर्सनली पसंद नहीं वो चीज़। ये बहुत आप किसी भी स्पीड ब्रेकर पे जाओगे तो ये नीचे से लगेगी, और उससे नीचे से डैमेज भी होता है इसका साइलेंसर का पार्ट। तो ये इसका एक कॉन है, लो ग्राउंड क्लियरेंस। अब बात करते हैं 5th इसका कॉन जो मुझे लगता है, तो वो है ये सीरियसली अभी भी 200 cc में टेलीस्कोपिक फॉग, कम से कम UHD फॉग तो दे दो इसमें यार अब, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ था। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस बाइक से। हर बाइक का अपना एक कैरेक्टर होता है, आप उसको कैसे पैम्पर करते हो, ये चीज़ है। बहुत से यूट्यूबर्स इसकी काफ़ी बुराई करते हैं, मेरे हिसाब से इतनी बुरी बाइक नहीं है ये, काफ़ी अच्छी बाइक है। और हाँ,
मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जैसे मैं इसको एग्रेसिवली राइड करता हूँ तो सर्विस में हमेशा मतलब इसकी 2 सर्विस हो चुकी है, तो दूसरी सर्विस में ही मैंने इसमें सिंथेटिक ऑयल डला लिया था, क्योंकि मुझे पता है मैं राइड कैसे करता हूँ। अगर आप राइड भी एग्रेसिवली करते हो तो आपको अपनी मशीन की केयर भी उतनी ही करनी चाहिए। तो मैंने इसमें सिंथेटिक ऑयल डला लिया था और सर्विस मैंने 500 to 600 किलोमीटर्स सर्विस टाइम से पहले करा लिया था, तो वो है। और अगर मैं अपना बताऊँ ना, ठीक है, तो ऐसी कोई जगह नहीं है मैं जहाँ इसको लेके ना गया हूँ, ठीक है। केदारकंठा में फुल ऑफ रोडिंग की है, 5000 में से 3000 किलोमीटर ये ऑफ रोडिंग ही चली है, पिलन में भी चली है और सोलो ज़्यादा चली है। तो देखो स्पोर्ट्स बाइक में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो इसे ऑफ रोडिंग करने में इससे बहुत मज़ा आता है, पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई मीन ये एक्सपल्स जितनी बाइक तो नहीं देगी आपको ऑब्वियसली, लेकिन इतना मज़ा आता है इसमें ऑफ रोडिंग करने में, आप कुछ भी ऑफ रोडिंग कर सकते हो इससे। अभी आप फुटेज भी देख रहे हो जैसे कि मैं कितनी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग इससे कर रहा हूँ, तो मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक से। रही बात जो इसके कलर्स की थी, एलॉय और चेसी, वो तो अब आप देख ही सकते हो, प्योर ब्लैक करा दिए तो और बीच लग रही है ये अब, तो एज सच मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये था मेरा रिव्यू 1 साल के बाद अपनी RS 200 का। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन ये रहता है कि इज़ इट स्टिल वर्थ बाइंग इन 2022? तो मेरा जवाब ये है कि मे बी नो और मे बी येस। तो देखो ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से ये आई है इसमें एज सच कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ FI के बाद, और लुक भी सेम, बस ये कलर स्कीम्स चेंज कर देते बजाज वाले। तो क्या आपको ये लेनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे इसमें टेलीस्कोपिक फॉक्स की जगह USD फॉक्स आ जाए और गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ जाए, ठीक है, और थोड़ा मतलब लुक वाइज भी ये थोड़ी चेंज हो जाए यार। 2015 से एक ही चीज़ तुम दे रहे हो, बस कलर चेंज कर रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना उसका। अगर थोड़ी लाइटिंग चेंज हो जाए, और जो ये टायर है 130 की जगह अगर इसमें 140 सेक्शन आता है या 150 सेक्शन आता है, तो ये है डेफिनेटली आप इसको जा सकते हो इसकी तरफ, डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो अब देखो, अब बहुत लोग ना मुझे ये बोलेंगे कि अगर कंपनी ये सब करती है तो इससे बाइक महंगी हो जाएगी, तो वो तो ऑलरेडी हो रही है ना। देखो 2015 से 2020-21 तक भी ये महंगी होती जा रही है और कुछ चेंज किया ही नहीं है। तो अगर कुछ चेंज करते हो और तब भी अगर 5-10 हज़ार रुपये महंगी हो जाती है तो इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा जवाब यही है कि अगर इसके न्यू मॉडल में चेंजेस होते हैं, USD फॉक्स आते हैं, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स आते हैं और रियर टायर थोड़ा वाइड आता है और थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस भी होते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और रिव्यू अपनी विच का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दो वीडियो को और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और बाकी ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और अभी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा। तो आप मुझे कुछ भी, अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी बाइक को लेके, RS 200 या किसी भी बाइक को लेके आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके भी अपनी क्वेरी बता सकते हो इस वीडियो पे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड दिस इज़ योर NH72 राइडर फ्रॉम द सिटी देहरादून, साइनिंग आउट।